चलिए इस वीडियो में बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट 15 डायमेंशन फॉर्मूलों की, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम, यूनिट टेस्ट या एनुअल एग्ज़ाम में क्लास 11th में ये 15 डायमेंशन फॉर्मूले सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इन 15 डायमेंशन फॉर्मूले में हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं इनकी एसआई यूनिट बताने में या इनके डायमेंशन फॉर्मूले बताने में। जो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ 15 हमारे पास है, इन 15 फिजिकल क्वांटिटीज़ को याद रखने की मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ये ट्रिक ऐसी होगी कि आप सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझिएगा और फॉर्मूले के बाद उसकी एसआई यूनिट निकालिएगा और फिर उसके बाद आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड जो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट टेस्ला है। टेस्ला, इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला आप कैलकुलेट करेंगे। विस्कोसिटी कोफिशिएंट जिसे आप ईटा से डिनोट करते हैं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उसका कैलकुलेट करने का एक मेथड है। आप सबसे पहले इसकी एसआई यूनिट याद रखिएगा, पास्कल इनटू सेकंड। उस तरीके से आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला सिर्फ 5 सेकंड में कैलकुलेट कर लेंगे। सरफेस टेंशन मतलब फोर्स पर यूनिट अप्लाइड लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ मतलब न्यूटन पर मीटर, इसकी ऐसा यूनिट है। आप डायमेंशन फॉर्मूला आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जिसे आप कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, स्टेफन्स कांस्टेंट जिसे सिग्मा से डिनोट करते हैं आप, एंट्रोपी जिसे आप एस से डिनोट करेंगे, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर आप जिसे रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। शायद आपको पता ही होगा कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही मैक्सिमम होती है। और हमें कई बार ये बोल दिया जाता है इट इज़ ड्यू टू द एनोमेलस बिहेवियर। लेकिन फिर हम पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एनोमेलस बिहेवियर, तो हमें बता दिया जाता है कि एक एक्सेप्शनल केस है, कुछ ऐसा ही एंट्रोपी वगैरह से रिलेटेड। लेकिन आप समझिएगा एनोमेलस बिहेवियर से रिलेटेड क्या है, यहाँ वाटर के साथ केस क्या है। अगर 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ने के कारण उसमें वॉल्यूम बढ़ती है जिससे कि डेंसिटी घटती है। और अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर कम करते हैं तब उसके अंदर से लेटेंट हीट एक्सटेंड होती है जिससे उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम घटता है। मतलब इनडायरेक्टली उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है जिससे कि उसका मास घटता है और डेंसिटी भी उसकी डिक्रीज होती है। इसे कहते हैं आप एनोमेलस बिहेवियर। इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया जिसे आप ऐसा यूनिट इसकी वेबर बोलेंगे। इंपल्स मतलब फोर्स इनटू टाइम। स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स पर यूनिट लेंथ, जैसे कि आप अभी सरफेस टेंशन पढ़ कर रहे हैं, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला ऐसा यूनिट सेम होती है, न्यूटन पर मीटर ऐसा यूनिट, और डायमेंशन फॉर्मूला भी आप उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड लेटेंट हीट, ये सभी इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूले हैं 15। अगर आप इन 15 डायमेंशन फॉर्मूलों को अच्छे से याद करें तो कम से कम आपको एक नंबर में एक डायमेंशन फॉर्मूला यूनिट टेस्ट में 101% मिलेगा, हाफ ईयरली में भी मिलेगा। जरा स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड से। आपने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। बी मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मुझे डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, तो मैं इस तरफ ले जाऊंगा इसे और ये लिखूंगा इस तरीके से एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको मालूम है m1 L1 T-2, और चार्ज को आप लिखते हैं A1 T1, वेलोसिटी को आप लिखते हैं L1 T-1, और साइन थीटा होता है डायमेंशन लेस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डायमेंशन लेस होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, यहां से m से m कैंसिल हुआ, L से L कैंसिल हुआ, m1 L0, t की पावर 1 यहाँ है और t की पावर -1 यहाँ है, ये आपस में कैंसिल होंगी तो t की पावर -2 बचेगा ऊपर और a की पावर ऊपर जाकर के -1। अब ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला आया और इसकी ऐसा यूनिट होती है टेस्ला। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। अब बात करते हैं हम सेकंड डायमेंशन फॉर्मूले की, जिसमें आपने क्या लिखा हुआ है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कोफिशिएंट, एक चीज समझिएगा जरा, विस्कोसिटी कोफिशिएंट को आप ईटा से डिनोट करते हैं। दरअसल कोई भी फ्लूइड अगर आपके पास होता है तो वो लेयर्स की फॉर्म में चलता है।
सबसे ऊपर की लेयर की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है और सबसे नीचे की लेयर की स्पीड सबसे कम होती है, तो वो टेंडेंसी जो उसे लेयर की फॉर्म में लेकर के चलेगी, उसका गाढ़ापन, उसे आप विस्कोसिटी कहते हैं। और जिस कोफिशिएंट से आप उसे डिनोट करते हैं उसका कोफिशिएंट, विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है और उसके कोफिशिएंट को आप ईटा से डिनोट करते हैं। उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए आपको उसकी ऐसा यूनिट याद रखनी है। ऐसा यूनिट उसकी होती है पास्कल इंटू सेकेंड या पोइजले। अब पोइजले का तो आप डायमेंशन फॉर्मूला याद नहीं रख सकते, तो आपको याद रखना होगा पास्कल इंटू सेकेंड। और पास्कल क्या होता है? प्रेशर की ऐसा यूनिट, प्रेशर। और प्रेशर की ऐसा यूनिट को आप क्या लिख सकते हैं? प्रेशर आपके पास होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो आप लिख सकते हैं न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और यहां सेकंड एज इट इज। इस न्यूटन के नाम का आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे m1L1T-2, क्योंकि न्यूटन ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स एंड mLT की पावर -2 डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। यहाँ सेकंड है और सेकंड की पावर 1 है, तो टाइम की पावर आप 1 लिखेंगे, और नीचे आपके पास मीटर स्क्वायर है, मतलब लेंथ का स्क्वायर है। तो अब आप इसे सोल्व कीजिएगा। m1 L ऊपर जाकर के -1 होगा और T की पावर ऊपर -1। इट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट। इसकी ऐसा यूनिट अगर आप पोइजले देखते हैं कहीं, तो पोइजले भी टिक कीजिएगा आप MCQ में, या फिर आपके पास अगर वहाँ कहीं पास्कल सेकंड इंटू सेकंड आता है तो वो भी कीजिएगा आप सही करेक्ट। अगर आपके पास न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर आता है तो ये भी आप करेक्ट करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला है हमारे पास सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में आप सबसे पहले सरफेस टेंशन को T से डिनोट कर सकते हैं आप, या S से। तो आप सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखेंगे और न्यूटन पर मीटर इसकी ऐसा यूनिट। अब न्यूटन के नाम का हम क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला m1L1T-2, और मीटर को आप लिखेंगे L1। तो L से L कैंसिल हुआ, तो m1L0T-2 इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट मतलब F इज इक्वल्स टू G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। तो G को आप क्या लिखेंगे? F इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1L1T-2, लेंथ मतलब L स्क्वायर, और मास m1 एंड m1। अब एक m1 से आप एक m1 को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन एक m ऊपर जाकर के -m1 होगा, L की पावर 3 होगी और T की पावर -2 होगी। इट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल G। अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, तो ऐसा यूनिट देखिएगा, यहाँ फोर्स है तो फोर्स के नाम की न्यूटन, यहाँ R है, R मतलब मीटर, लेकिन R का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में kg इंटू kg मतलब 2 मास के नाम का kg स्क्वायर, तो आप लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अगर कोई आपसे इसकी फिक्स वैल्यू पूछता है तो इसकी फिक्स वैल्यू होती है 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये बहुत आसान था। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेफन्स कांस्टेंट की। दरअसल मेरी बात समझिएगा बहुत ध्यान से। स्टेफन कांस्टेंट स्टेफन्स लॉ से आया है, जो क्या कहता है कि किसी एक ब्लैक बॉडी से जो ई एनर्जी एमिट होगी वो ई एनर्जी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगी। मतलब ये एनर्जी जो है ये एमिटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड है, ना कि एनर्जी है, और उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी उस बॉडी का टेम्परेचर होगा उसकी पावर 4। तो एमिटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी is directly proportional to the fourth power of its temperature. When we remove the proportionality constant sign, then there will become a constant said to be Stephen's constant. तो आप इसकी ऐसा यूनिट तो लिख सकते हैं जूल। मैंने क्या कहा आपको? एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, मतलब जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड इंटू केल्विन की पावर 4। ये आप इसकी ऐसा यूनिट लिख सकते हैं। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? जूल मतलब एनर्जी मतलब ml स्क्वायर टी की पावर -2, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर,
सेकंड मतलब टाइम और केल्विन मतलब k की पावर 4। तो अब आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला जरा ध्यान से देखिएगा। इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, L स्क्वायर ये आप कैंसिल करेंगे, तो आपके पास m1 और t ऊपर जा करके एक पावर और होगा L0 t की पावर -3 और k की पावर -4। इट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा स्टीफन कांस्टेंट पूछा जाता है क्लास 11th में। इसके बाद अगर हम बात करें एंट्रोपी की, एंट्रोपी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, इंपल्स, ये सभी मैकेनिक्स से रिलेटेड हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी आप मेनली क्लास 12th में पढ़ेंगे। एंट्रोपी मतलब एमिटेड कहीं किसी भी बॉडी से जो हीट चेंज हुई है, मतलब चेंज ऑफ हीट पर यूनिट टेम्परेचर। हीट का मतलब ml स्क्वायर t की पावर -2 और टेम्परेचर का मतलब केल्विन। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला m1 L स्क्वायर t की पावर -2 और k की पावर -1, या फिर आप इसकी ऐसा यूनिट जूल पर केल्विन भी बोल सकते हैं। इसके बाद एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच इतना लगता है वैक्यूम में, जहां ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है 1/4πε0 Q1 × Q2 दो पॉइंट चार्जेस होते हैं और R दोनों के बीच की सेपरेशन। अगर एक छोटा सा चार्ज यहां है, मतलब जिसका साइज छोटा हो, बड़ा कितना भी मैग्नीट्यूड क्यों ना हो उसका, और एक चार्ज यहां पर है Q और दोनों के बीच की सेपरेशन है R, तब इनके बीच एक इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिंग और रिपल्सिंग दोनों हो सकता है। अगर चार्जेस सिमिलर होते हैं देन दे विल रेपेल ईच अदर, अगर चार्जेस अपोजिट होते हैं देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो हम सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए एप्सिलॉन नॉट को इस साइड लेकर के जाएंगे और 1/4πf Q1 × Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखेंगे। 1/4π एक कांस्टेंट है जिसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ml t की पावर -2, चार्ज का at एक के नाम का और दूसरे का भी at, तो a का स्क्वायर d का स्क्वायर, और r मतलब लेंथ, लेंथ का स्क्वायर। तो आप इसे लिखेंगे m की पावर -1 L1 L की पावर 2, तो L की पावर 3 हुआ, ऊपर जा करके L की पावर -3, और t की पावर -2 डिनोमिनेटर में है और न्यूमिनेटर में t की पावर +2 है, तो आप क्या लिखेंगे, t की पावर +4 और a की पावर 2। इट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, मतलब इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन वैक्यूम। मीडियम में भी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का सेम डायमेंशन फॉर्मूला और SI यूनिट होती है। अगर इसकी आपके पास SI यूनिट कैलकुलेट करने के लिए आती है तो आप कैसे करेंगे, न्यूमिनेटर में चार्ज का स्क्वायर है तो कूलम्ब का स्क्वायर लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में फोर्स इनटू R स्क्वायर है, तो मतलब न्यूटन की पावर -1 और मीटर की पावर -2। ये SI यूनिट है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड अभी आपने कैलकुलेट किया फोर्स अपॉन चार्ज इनटू वेलोसिटी इनटू साइन थीटा, और एरिया आपके पास क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, ml t की पावर -2, और चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला आप वही लिखेंगे at, वेलोसिटी का L1 t -1, और साइन थीटा डायमेंशन लेस होता है और साइड के स्क्वायर को लिखेंगे आप L स्क्वायर। नाउ यू मे कैलकुलेट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। m1 L1 से L1 कैंसिल हुआ, ऊपर न्यूमिनेटर में L स्क्वायर बचा, T1 से T1 कैंसिल हुआ, -1 से +1, अब ऊपर t की पावर -2 बचा और a की पावर -1। इट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स।
अब इंपल्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट वेबर होती है, आप याद रखेंगे। अब या फिर आप टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अब आप इंपल्स, इंपल्स का मतलब है क्षण भर के लिए अप्लाइड फोर्स, फोर्स इनटू टाइम, क्षण भर के लिए अप्लाइड फोर्स, मतलब न्यूटन सेकंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ इंपल्स। डायमेंशन फॉर्मूला आप mL(T⁻²) और टाइम का लिखेंगे आप T1। तो डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1T-1, ये इंपल्स का डायमेंशन फॉर्मूला है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि इंपल्स चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम। अब चेंज ऑफ मोमेंटम को आप P2 - P1 लिख सकते हैं, तो इंपल्स P2 - P1 के बराबर होता है। इसके बाद बात करते हैं हम स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर आप एक स्प्रिंग लेते हैं और स्प्रिंग को आप मान लीजिए x डिस्टेंस इस साइड खींचते हैं अप्लाइड फोर्स करके, तो स्प्रिंग खुद दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए एक रेस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, जो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये रेस्टोरिंग फोर्स उतना ही ज्यादा होगा जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी। When we remove the proportionality sign, then there will become a constant k. K set to be f upon, अगर मैं मैग्नीट्यूड में x को लिखूं तो कोई गलत नहीं है, हमें सिर्फ यहां डायमेंशन फॉर्मूलों में सिर्फ x और f को देखना है, माइनस साइन को नहीं देखना है। तो आपके पास न्यूटन मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, और डायमेंशन फॉर्मूला आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? फोर्स के नाम का आप लिखेंगे mL(T⁻²) और x के नाम का, ये मॉडुलस है, मॉडुलस में -x है मतलब +x, x के नाम का लिखेंगे आप L1, तो m1 L0T-2। तो आपने अभी देखा है कि आपके पास सरफेस टेंशन का भी यही डायमेंशन फॉर्मूला आया था और स्प्रिंग कांस्टेंट का भी, स्पीड का भी डायमेंशन फॉर्मूला वही होता है और वेलोसिटी का भी, डिस्टेंस का भी वही होता है और डिस्प्लेसमेंट का भी। तो मतलब ऐसा पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ का सेम डायमेंशन फॉर्मूला हो, लेकिन कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी का एक से ज़्यादा डायमेंशन फॉर्मूला हो, एक से ज़्यादा ऐसा यूनिट उसकी हो सकती हैं। जैसे कि आप मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर भी बोलते हैं और टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं इलास्टिक कोफिशिएंट। स्टेफन्स लॉ से आप इलास्टिक कोफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मतलब स्ट्रेस उतना ही ज्यादा होगा जितना स्ट्रेन होगा। व्हेन वी रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, देयर विल बिकम अ कांस्टेंट E दैट सेट टू बी द इलास्टिक कोफिशिएंट। तो इलास्टिक कोफिशिएंट होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन होता है डायमेंशनलेस। तो इलास्टिक कोफिशिएंट का mL(T⁻²) और एरिया के नाम का L², और ये होता है डायमेंशनलेस। तो स्ट्रेन आप डायमेंशनलेस रखेंगे, और स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने आपको बताया, स्ट्रेस को आप फोर्स अपॉन एरिया लिखेंगे m1 L1T⁻² अपॉन L²। तो इलास्टिक कोफिशिएंट का m1 L⁻⁻1T-2 आप डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से आप स्ट्रेस का और स्ट्रेन का खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने कहा है आप F/A लिखेंगे, और ये आपके पास स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, और इसे आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। मतलब स्ट्रेस का इलास्टिक कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और प्रेशर, तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, और ऐसा यूनिट भी तीनों की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होती है। इसके बाद लेटेंट हीट। मतलब it is the amount of heat which is required to increase the intermolecular space without increasing the temperature of a state of matter। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी होती है और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर भी होता है। बस फर्क क्या है कि वाटर लिक्विड स्टेट में होता है और आइस सॉलिड स्टेट में।
जब आप सॉलिड को एक ऐसी हीट देते हैं जो टेम्परेचर ना बढ़ाए, सिर्फ उसका स्टेट चेंज कर दे, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बढ़ा दे, उस अमाउंट ऑफ हीट को आप लेटेंट हीट बोलते हैं। और लेटेंट हीट आप हमेशा ट्रांसफर हीट पर यूनिट मास रखते हैं, मतलब हीट जूल और मास केजी। जूल मतलब m1L²T-2 और केजी मतलब m1। तो आप m0L²T-2 डायमेंशन फॉर्मूला कहेंगे लेटेंट हीट का। -2। माय डियर, ये 15 डायमेंशन फॉर्मूले आपको क्लास 11th में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लॉ ऑफ होमोजेनिटी के डायमेंशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करें या ना करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूले हैं। आपके शेयर करने से किसी के मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, किसी का बेनिफिट हो सकता है। थैंक यू।